हेलो एवरीवन। आप सब से- चलिए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। लिखा हुआ है स्टार्ट। तो हमारा पहला शब्द है स्क्वील। उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब है। हिंदी मीनिंग होता है इसका चिल्लाना। तो टू मेक अ लाउड हाई नॉइस। अब आप चिल्ला क्यों रहे हैं? या तो आपको दर्द हो रहा है, या आपको डर लग रहा है, या आप एकदम बहुत उत्सुक हैं, आप बहुत इंजॉयमेंट में हम चिल्ला जाते हैं। ठीक है। सिनोनिम्स में देखें तो स्क्रीच, क्राई एंड स्क्रीम। वाई आर यू स्क्रीमिंग, है ना? वाई आर यू लाइक शाउटिंग तो एक अलग हो जाता है, बट स्क्रीमिंग मतलब जैसे कोई इंसान है, अगर उसको चूहा से डर लगता है और अचानक से वहां से चूहा एकदम उछट के वो एकदम चिल्लाने लगेगा, तो वो वाला साउंड है यहाँ पे। शाउट का मतलब वो भी हिंदी चिल्लाना ही हो जाता है, बट जैसे किसी बंदे पे जब हम एकदम तेज से ऐसे गुस्से में जब हम चिल्ला रहे होते, ये साउट वो डिफरेंस क्रिएट करता है। सो लेट मी गो, मुझे जाने दो, उसने ऐसा चिल्ला या डन है। तो यहाँ पे जैसे स्क्रीम शब्द आपने बहुत बार सुना ही होगा कि चूहा या छिपकली को देख के एकदम चिल्ला पड़ते हैं ना, वो अचानक से वो तेजी से आवाज निकल आती है, या किसी ने हमको सरप्राइज दे दिया तब भी हम कहते हैं ओह काम डाउन, व्हाई आर यू स्क्रीमिंग, व्हाई आर यू शाउट लाइक शाउटिंग इन द सेंस कि आप इतना चिल्ला क्यों रहे हो। डन है यहाँ तक। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फर्स्ट ओवर। ये हमारा फ्रेजल वर्ब हो जाता है। इसका मतलब होता है किसी के ऊपर में आप बहुत ज्यादा ही ध्यान दे रहे हैं। तो टू पे अ लॉट ऑफ अटेंशन टू समवन, तो किसी के ऊपर में बहुत ज्यादा ध्यान देना। तो शी ऑलवेज फसेस ओवर द डॉग्स, तो वो हमेशा डॉग्स के ऊपर में बहुत ज्यादा ध्यान देती है, तब उसको डॉग्स बहुत ज्यादा पसंद हैं। ये हो गया हमारा, इजी था। फर्स्ट ओवर मीन्स किसी चीज के ऊपर में बहुत ज्यादा ही अटेंशन पे करना। नेक्स्ट हमारा ईडियम हो जाता है द एप्पल ऑफ वंस आई। एप्पल ऑफ वंस आई का मतलब होता है किसी की आंखों का तारा। तो आप भी किसी की आंखों के तारे हो सकते हैं। ठीक है। द एप्पल ऑफ वंस आई, आप अपने पेरेंट्स की आंखों के तारे हो सकते हैं, बट अगर आप ना किसी के बाबू सोना है तो फिर उनकी आंखों के आप तारे हो सकते हैं। द एप्पल ऑफ वंस आई मीन्स द पर्सन हु समवन लव्स मोस्ट एंड इज वेरी फॉन्ड एंड वेरी प्राउड ऑफ एंड वेरी फॉन्ड ऑफ, है ना? किसी को आप बेहद पसंद करते हैं, उसको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, अगर ना दिखाई दे तो माय गॉड ज़िंदगी सूनी सूनी लग जाती है, ऐसा कुछ है क्या? तो आप अपने पेरेंट्स की आंखों के तारे हों तो ज़्यादा ही बेहतर है। तो आपका बाबू सोना कहेगा पापा नहीं मानेंगे। एप्पल ऑफ वंस आई मीन द पर्सन हु समवन लव्स द मोस्ट, व्यक्ति से आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, उसकी हर बात पे आपको प्यार आता है, उससे प्राउड हैं। ठीक है। सो हाँ, ये तो मेरी तरफ से आप सबके लिए है। सो यू ऑल आर द एप्पल ऑफ माई आईज, सो दिस इज ट्रू। तो डेफिनेटली आप सबके सब मेरी आंखों के तारे हैं, एंड आई रियली मिस यू ऑल। सच में देखने का मन करता है कि कोई कैसा बच्चा है, कहाँ से पढ़ रहा है, ठीक से है कि नहीं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ब्लेस। ब्लेस का मतलब होता है एकदम परमानंद, एकदम मस्त, एकदम चरम सुख हो गया भाई। अगर कोई चीज जिसकी आपको डिजायर थी वो आपको मिल जाए तो अब लगता है कि अब तो जिंदगी स्वर्ग हो गई, इससे ज्यादा और क्या ही चाहिए, तो वही आपके लिए परमानंद है। तो परफेक्ट हैप्पीनेस हो गया। सो यूफोरिया, हैप्पीनेस, जॉय, पैराडाइज। और दुख ही हो जाएंगे अगर हमारा ब्लिस का ऑपोजिट देखेंगे तो मिजरी है, डिस्ट्रेस है, सैडनेस हो गया। पार्ट्स ऑफ स्पीच तो पहचान लिया होगा आपको, एनी डबल एस दिखाई दे रहा है। तो बीइंग होम अगेन, अगर हम आप हॉस्टल में रहते हो तो उसके बाद जब आप घर जाते हो तो लगता है कि यही सब कुछ है, क्या हम लोग जिंदगी जी रहे थे, एक्चुअली लाइफ तो ये है, तो वो एकदम परमानंद वहां पे हमें महसूस होता है। नेक्स्ट है हमारा फ्राउन। फ्राउन का मतलब होता है जब जैसे ये जो हमारी भौं होती है, जब इसको एकदम ऐसे चढ़ा लेते हैं ना, अभी तो मेरी नहीं दिख रही होगी, सही कर लिया, ऐसे फालतू में क्यों ऐसे ऐसे गुस्से से में रखना है अपने। तो जब हमें कोई चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आती है तो ऐसे हम अपना मुंह बना लेते हैं, ये आईब्राउज को ऐसे चढ़ा लेते हैं, तो ये होता है। सो कॉन्ट्रैक्ट मीन्स कोड लेना, द ब्राउज इन डिस्प्लेजर, आप जो वो बंदा बात, तब हमने कुछ बोला नहीं है, ऐसा मुंह बना लिया है, तो आप समझ जाओगे मतलब इनको बात समझ में, इनको बात सही नहीं लग रही है, समझ में नहीं आ रही है, सही नहीं लग रही है। या फिर जब हम कोई काम बहुत कंसंट्रेशन एंड फोकस के साथ करते हैं तब भी ऐसे हो जाता है। तो शी वेयर्स अ परमानेंट फ्राउन, तो कोई कोई ऐसा होता ही है जो ऐसे लगता है, फिर एक टाइम आता है कि उसका ऐसे ही चेहरा हो जाता है। देख लेना कहीं तुम्हारा भी तो फोरहेड ऐसा नहीं हो गया है ना। तो
यहाँ पे देखो मैंने सोचा इमेज से आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। देखो इन दोनों के बीच में इसने कैसे ये कर रखा है, तो यही आपका फ्राउन होता है, ये फेशियल एक्सप्रेशन होता है। नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, देखो कैसे पहचानोगे। परमानेंट, परमानेंट फ्राउन, परमानेंट इंक होता है, इंक क्या है, नाउन है, फ्राउन भी नाउन हो गया। परमानेंट एडजेक्टिव है, ये आर्टिकल है, बियर्स वर्ब का फिफ्थ फॉर्म हो गया है, शी आपका प्रोनाउन हो गया है, यहाँ पे सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फ्री स्पिरिट। फ्री स्पिरिट हम उस व्यक्ति को कहते हैं जो एकदम अपने मन से काम करता है, मत वाला होता है, अपने मन से काम करने वाला होता है, तो एकदम इंडिपेंडेंट है और वो लिमिटेड नहीं है। कंस्ट्रेंट का मतलब होता है लिमिटेड होना ना, बाय कन्वेंशन जो रूल्स बने हैं उनसे वो लिमिटेड नहीं है, अपनी मन मर्जी करने वाला है। तो फ्री स्पिरिट होना चाहिए, बट आपको दूसरों की भी बात सुननी चाहिए, क्योंकि हमेशा हम सही हों ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो शी इज़ वेरी फ्री स्पिरिटेड, ये कंप्लीट होके एक साथ में एडजेक्टिव की तरह काम करता है। एंड हैज़ ऑलवेज डन एज शी प्लीज, तो वो हमेशा से वही काम करती है जो उसको सही लगता है, या जिस काम को करने में उसको खुशी मिलती है। एज शी प्लीज मतलब जिस काम को करने में उसे खुशी मिलती है वो वही करती है, एकदम मनमानी है वो। ठीक है, तो नेगेटिव नहीं जाना है किसी भी चीज़ को लेके, कोई क्वालिटी नेगेटिव ना बने, ये हमें ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट वर्ड होता है हमारा डॉन ऑन समवन। डॉन का अगर आप जानते हैं तो जो सनराइज का पीरियड होता है, जब आपका सन आपका निकल रहा होता है वो डॉन होता है, और जो सन आपका सेट हो रहा होता है वो डस्क होता है। तो डॉन ऑन समवन का मतलब हो जाता है जब आपको कोई बात एकदम समझ में आ जाती है। जैसे अगर आप कोई टॉपिक है उसको आप बार बार पढ़ रहे हैं, वो आपको नहीं समझ में आया, आपने एक दो तीन चार बार पढ़ा, लेकिन फिर अचानक से आपको एकदम से समझ में आ जाता है, मतलब वो चीज़ एकदम आपको क्लियर हो जाती है, एकदम आपको वो चीज़ समझ में आ जाती है। तो टू बिकम क्लियर टू समवन, टू रियलाइज समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ऐसा नहीं है कि एक ही बार में आपको आगे, हो सकता है वो मैंने कहा ना 2-3 बार आप उसे पढ़ रहे थे, फिर आपको अचानक से वो चीज़ एकदम समझ में आ गई। जैसे ऐसा हुआ था मेरे साथ स्कूटी के टाइम पे। मेरे पापा थोड़े जल्दी गुस्सा हो जाते। वो जिस दिन आई थी उस दिन खाया उन्होंने, फिर एक दिन और वो मेरे को आगे बिठा के खुद पीछे ऐसे। अब मेरे को नहीं समझ में आ रहा था, वो थोड़ा गुस्सा भी कर रहे थे। फिर फिर मेरा भाई था, छोटा ही है मेरे से, फिर उसने मेरे को सिखाया और पता नहीं मतलब वो एकदम क्लिक हो गया कि हाँ, ऐसे-ऐसे होगा, और फिर एकदम से सीख में आ गई। तो वो एकदम से फिर आ गई, लेकिन ऐसा नहीं था ना कि अचानक से, हाँ, तो 1-2 बार पिताजी ने सिखाया, फिर उसके बाद जो फाइनली था वो हमारे भाई हैं जिन्होंने उसको स्कूटी सिखा दी। छोटा है सही बात है, पापा का नहीं, पापा का मगरमच्छ था ना तो वो ऑब्वियसली मम्मी की परी को सिखाने में मदद की उसने। तो यस, तो ऐसे ही हुआ हमारे साथ ही। पहले तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी भाई, ऐसा लग रहा था क्या लाइफ का टफ काम आ गया है ये। लेकिन फिर अचानक से एक बार में आया वो मेरे लाइफ का, मतलब उसके बाद मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी, कोई दिक्कत ही नहीं हुई। हाँ, वो एक्सीडेंट वगैरह तो नॉर्मल है। तो वो वहाँ पे एकदम मेरे को क्लियर हो गया कि अच्छा ये रेस है, ये ब्रेक है। नहीं तो पहले क्या होता है, ऐसा लगता है रेस से हाथ चिपक ही जाता है, वो छूटता ही नहीं है। लेकिन फिर दिमाग क्लियर हो जाता है कैसे गाड़ी चलाने का है, तो वो हो गया मेरे को, एकदम क्लियर हो गया। तो डॉन ऑन समवन मतलब वो चीज़ एकदम आपको समझ में आ गई, एकदम क्लियर हो गई। डन है। तो जैसे द ट्रू मीनिंग ऑफ द पोयम डोंट ऑन मी आफ्टर आई रेड इट अ सेकंड टाइम, तो जब मैंने दोबारा से उस पोयम को रीड किया तब मुझे उसका जो रियल मीनिंग था वो समझ में आ गया। डन है। नेक्स्ट क्या है हमारा, रेमिनिस। रेमिनिस का पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब होता है। इसका मतलब होता है किसी भी जो हमारी पास्ट के इवेंट हैं उसको याद करना, और खास करके वो जो हमारे प्लेजेंट प्लेजेंट इवेंट्स रहे हैं उनको याद करना। तो ओल्डर पीपल आप लोग जनरली देखते हैं जब हम बुढ़ापे की एज में हो, अभी भी होता है यार, हम लोग अपने स्कूल की लाइफ को याद करते हैं। ऐसा होता ही है, पास्ट जब हमारा चला गया है और जो खूबसूरत है यार लाइफ, तो वही उसको हम याद कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारा ये एक इम्पॉर्टेंट शब्द है, याद रख लेना इसी को भी, वैसे तो सारे ही इम्पॉर्टेंट थे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वेटेरिनेरियन। ये आपके कौन होते हैं, ये डॉक्टर्स होते हैं, और जो एनिमल्स के डॉक्टर होते हैं उनको हम लोग वेटेरिनेरियन कहते हैं। तो चिकित्सक, लेकिन कौन से, पशु के, जो जानवरों के होते हैं। तो अ पर्सन ट्रेन्ड इन द मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ, तो एनिमल को जो मेडिकली क्योर करते हैं, उनको मेडिकली ठीक करते हैं, उनको हम, उन डॉक्टर्स को हम क्या कहते हैं, वेटेरिनेरियन कहते। ठीक है जी, आगे देखें, आ जाओ।
आगे पढ़ते हैं। फाइनली फ्री। चलिए अब हम एकदम से फ्री हो चुके हैं, सो देखते हैं कहाँ से कौन क्या फ्री हो रहा है। आई लव आर होम। मुझे हमारा घर पसंद है। आर आर होम समझ में आ रहा है ना, हमारा। आर क्या हो गया, हमारा। तो हमारा मतलब ये हो गया ना कि उसमें 5-6 और भी लोग रहते होंगे। और माई हो गया तो मेरा भी हो गया, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कोई यहाँ पे अगर आई लव माई होम भी लिख दोगे तो कोई मिस्टेक नहीं हो जाएगा। और आई लव आर होम, आई लव हर होम होता तो उसका हो गया। ठीक है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आर जो है ये आपका जो वी है, उसका आपका पजेसिव एडजेक्टिव है। माई जो है वो आई का पजेसिव एडजेक्टिव है। ठीक है, तो हर जो है ये शी का पजेसिव एडजेक्टिव है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसा किसने चिल्लाया, सुंदरी ने। सुंदरी कौन है, सुंदरी है एक एलिफेंट, एलिफेंट का बच्चा, जिस जिसके माता पिता का नाम है हीरा एंड चांदनी। अब आपको समझ में आ गया होगा। तो आई लव आर होम स्क्विल्ड सुंदरी टेकिंग अ बंच। बंच का मतलब होता है गुच्छा, जैसे चाबियों का गुच्छा होता है, अंगूर का गुच्छा होता है। अ बंच ऑफ राइप बनानास फ्रॉम द जू अटेंडेंट। तो वो मस्त अपना बनाना खा रही थी और उसने एकदम से चिल्लाया, मुझे मेरा घर बहुत पसंद है। एवरीवन फर्स्ट ओवर द न्यू काल्फ। काल्फ अगर आप देखेंगे तो बछड़ा या बछिया जो आपके गाय के होते हैं उनको कहते हैं, बट एलिफेंट को भी कहते हैं, एलिफेंट के बच्चे को भी काल्फ कहते हैं। तो हर एक व्यक्ति जो था वो आपका, जो ये सुंदरी थी इस पे बहुत ज़्यादा अटेंशन देते थे। ठीक है, इसके माता पिता का नाम ये हो गया। ये जो दो एलिफेंट हैं ये कहाँ से आए थे, अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट्स थे, जिनको गिफ्ट किया गया था नेशनल जियोलॉजिकल गार्डन को फ्रॉम अफ्रीकन गवर्नमेंट। तो किसको दिया गया था, टू किसके लिए आया है, नेशनल जियोलॉजिकल गार्डन। और कहाँ से आए थे ये, फ्रॉम कहाँ से आए हैं, अफ्रीकन गवर्नमेंट से। तो टू एंड फ्रॉम अगर आपको याद ही रहा होगा, आई होप। ये टू क्या होता है और फ्रॉम क्या होता है। फ्रॉम होता है जहाँ से वो चीज़ स्टार्ट हुई है या जिसने वो चीज़ दी है, जो गिव कर रहा है, जो आपका देने वाला है। टू कहाँ लगाते हैं, जहाँ पे वो चीज़ डेस्टिनेशन है, जहाँ पे उसका एंडिंग पॉइंट है, या जो उसको रिसीव कर रहा है। जैसे अगर आप कहीं जा रहे हैं, तो अगर आप सपोज करिए आप दिल्ली से जा रहे हैं इलाहाबाद, तो फ्रॉम आप कहाँ से जा रहे हैं, स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, दिल्ली से, तो आप लगाएंगे फ्रॉम दिल्ली। फाइनल डेस्टिनेशन क्या है आपका, इलाहाबाद, तो क्या लगाएंगे, टू। तो फ्रॉम दिल्ली टू इलाहाबाद। अगर हम एक बात बोलें, सपोज कि कोई गिफ्ट है अगर आपको देना है, तो अगर फ्रॉम का कौन आएगा, जो उसको दे रहा है। टू किसके पास आएगा, जिसको आप दे रहे हैं। ये क्लियर है। तो जो आगे देखें, तो जू वॉज लकी। जू क्या था, लकी था। जू मतलब वहाँ के जो एनिमल्स थे वो लकी थे। टू हैव, क्यों लकी थे, क्योंकि उनके पास में एक ऐसा कीपर्स थे। कीपर्स मतलब जो उनकी देख रेख करते थे जानवरों की। वो उनके कीपर्स कैसे थे, कंपैशनेट थे, मतलब वो बहुत काइंड थे, बहुत जेंटल थे, उनकी फीलिंग्स को समझते थे। एंड वन वुड इमेजिन दैट द एनिमल्स वुड नेवर सीक टू लीव इट सेफ हेवन। और कोई सोच भी नहीं सकता था कि जो एनिमल्स हैं वो कभी कोशिश करेंगे, कभी चाहेंगे कि वो उनका जो सेफ हेवन है, मतलब वो जो जू है, उसको छोड़ के जाने के बारे में कोई ऐसा इमेजिन भी नहीं करता था। स्पेशली मीन्स खास करके, पर्टिकुलरली वो एक यंग काल्फ, सुंदरी, हु इन नो टाइम, मतलब अभी मतलब कम ही समय में वो हर किसी की आंखों का तारा बन गई थी। सब लोग उसको प्यार करते थे। जो कोई भी उसको देखता था, बी इट अदर एनिमल, चाहे वो दूसरे जानवर हों या फिर ईगर ऑनलुकर्स। ऑनलुकर्स मीन्स जो आपके दर्शक हैं, जो आपके देखने वाले, जो आपके जू में जाते हैं ना जानवरों को देखने के लिए, वो हो गए हमारे। ईगर मतलब जब आप बहुत एक्साइटेड होते हैं, जब आप बहुत किसी चीज़ को लेके उत्सुक होते हैं। She had many friends to play with, and her attendants gave her the best food needed to nourish her rapidly growing body. तो उसके पास में बहुत सारे दोस्त थे जिनके साथ वो खेल सकती थी। जरा ना मुझे ये बताना अगर आपको समझ में आया। शी हैड मैनी फ्रेंड्स टू प्ले विद, ये सेंटेंस का टेंस कौन सा है, जरा आप मुझे समझा दीजिएगा। यहाँ पे जो हैड है इसका वर्ब का फॉर्म कौन सा है, ये जरा आप मुझे कमेंट सेक्शन में समझा दीजिएगा। और जो उसके अटेंडेंट्स थे वो उसको बेस्ट फूड देते थे, जो भी ज़रूरी होता था उसकी बॉडी को नरिश करने के लिए, उसकी बॉडी को ग्रो करने के लिए, रैपिडली मतलब तेजी से। आई डोंट थिंक लाइफ कैन गेट एनी बेटर, एक्सक्लेम्ड सुंदरी एज शी enjoyed हर फूड।
तो वो क्या कहती है, मुझे नहीं लगता कि लाइफ इससे और बेहतर हो सकती है जब वो अपने फूड को एंजॉय कर रही होती तो। बट अभी हमने देखा है यहाँ पे सारा पॉजिटिव साइड, चलो देखते हैं इसका दूसरा साइड, अनदर साइड। हर एक चीज के प्रोज होते हैं तो कुछ के कॉन्स भी होते हैं। तो लेट्स सी क्या है यहाँ की इनकी, ये तो पॉजिटिव हो गई, एकदम हैप्पीनेस वाली स्टोरी है। अब देखते हैं सैडनेस कहाँ पे आ गई। लेकिन हर एक चीज़ बदलने वाली थी हमेशा के लिए, क्योंकि जो उसके पेरेंट्स हैं उन्होंने ये डिसाइड किया था कि अब समय आ गया है जब उसे सच्चाई का पता चले। एक कॉपी में लिख लो आप अपने, चाहे वो एवरीथिंग, एनीथिंग, नथिंग, समथिंग हो, उनके साथ हमेशा आप वर्ब जब लगाएंगे तो वर्ब आप सिंगुलर ही लगाएंगे। ठीक है। इग्नोरेंस दे फेल्ट वॉज नॉट ब्लिस, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देते हैं। यहाँ पे दो सब्जेक्ट हैं, एक है इग्नोरेंस, एक है दे। इग्नोरेंस एंड दे, एक सेकंड रुको। दे फेल्ट, ये सब्जेक्ट हुआ, इसकी वर्ब ये हो गई। फिर ये जो सब्जेक्ट है इसकी वर्ब हो गई वॉज। तो इग्नोरेंस वॉज नॉट ब्लिस। आप ये तो नॉर्मल है, ये तो एक आपका कहावत की सेइंग जैसा हो जाता है कि जो इग्नोरेंस, अगर हम चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसी में आपको परमानंद है ना। तो चीज़ों के बारे में ना जानकारी होना उससे परमानंद नहीं होता, रियलिटी चेक तो होना ही चाहिए। तो वो लड़की, वो जो सुंदरी है, वो कहती है क्या सच्चाई, फ्राउन मतलब ऐसे एकदम मुंह चढ़ाते हुए। आई नो, मैं जानता हूँ कि तुम खुश हो यहाँ पे, और एंड वी आर ऑल ग्रेटफुल, और हम कृतज्ञ हैं, हम ग्रेटफुल हैं जो हमें लव और केयर हमें यहाँ पे मिलता है, जो हमारे ह्यूमन केयर टेकर्स हैं उनसे। अगर हम इसको देखें थोड़ा सा, आई नो, आई नो मैं जानता हूँ, प्रेजेंट में हम बोल रहे हैं, ये सब्जेक्ट हुआ। आई के साथ आप जानते हैं हम प्लूरल वर्ब यूज करते हैं, तो हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की है। यहाँ तक खत्म हो गया ये। फिर दूसरा सब्जेक्ट है यू, यू दूसरा सब्जेक्ट है। आर यहाँ पे हैप्पी, हैप्पी एडजेक्टिव होता है। आर यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रहा है, यू के साथ में आर आ गया। आई होता तो एम होता, आई एम हैप्पी। अगर शी होता, ही होता, तो यहाँ पे इज हो जाता। हेयर मीन्स यहाँ पे ये जगह बता रहा है, ये एडवर्ब है। और हम, वी क्या है, हम हो गया। वी आर ऑल ग्रेटफुल, अगेन सेम हो गया। वी आर ऑल ग्रेटफुल, ग्रेटफुल जो है ये एडजेक्टिव है, हम सभी ग्रेटफुल हैं। अगेन आर यहाँ पे मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। फॉर क्या बताता है, रीजन बताता है किस लिए हम लोग ग्रेटफुल हैं। ये जो लव एंड केयर हमको मिलता है, अगर आपको यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचाना जाए कि लव का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, तो देखो यहाँ पे आर्टिकल दा लगा हुआ है। जब भी आर्टिकल ए एन दा लगता है तो वो हमेशा नाउन के लिए आता है। अगेन यहाँ पे देखो वी आ गया, तो इसका मतलब यहाँ पे ये लव एंड केयर क्या है, अगेन ये दोनों के दोनों ही नाउन है। वी अगेन यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, रिसीव यहाँ पे वर्ब हो गया। वी प्लूरल सब्जेक्ट है तो यहाँ पे रिसीव आया है। किससे रिसीव कर रहे हैं, कौन हमें दे रहा है, ह्यूमन केयर टेकर्स हमें दे रहे हैं। तो फ्रॉम को किसको बताता है, आपके, और फ्रॉम बताता है जो दे रहा है, सोर्स को बताता है फ्रॉम, और आपका जो टू है वो डेस्टिनेशन को बताता है। तो ये हमने यहाँ पे थोड़ी सी ग्रामर को देखा। आगे देखें, वी शुड नॉट बी कंप्लेनिंग, और हमें शिकायत भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन जो एनिमल्स होते हैं वो किस चीज़ का क्रेव करते हैं, ओपन लैंड्स का, ब्लू स्काईज का, नॉट फ्री फूड एंड कॉन्स्टेंट अटेंशन, सैड हीरा। तो जो एनिमल्स हैं वो किस चीज़ के लिए क्रेव करते हैं, वो उनके अंदर किस चीज़ की डिज़ायर होती है, क्रेव का मतलब डिज़ायर हो गया। ओपन लैंड, खुले आसमान, मतलब एक ओपन लैंड्स का, खुली हुई ज़मीन, और ब्लू स्काईज। स्काई अगर आप देखोगे, स्काई वाई होता है, कॉन्सोनेंट है, लेकिन इस, सॉरी, वाई है। जब भी कोई शब्द वाई पे खत्म होता है उसके पहले कॉन्सोनेंट आता है, तो जो वाई है उसको हम आई पे चेंज करके ई एस लगा देते हैं। ये सेम प्रोसेस आप वर्ब एंड नाउन के साथ यूज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो यहाँ पे स्काईज बन गया। हमें क्या चाहिए, एनिमल्स को क्या चाहिए होता है, उनको ओपन लैंड चाहिए, उनको ब्लू स्काई चाहिए, मतलब उनको एकदम सब कुछ ओपन चाहिए, उनको फ्रीडम चाहिए। ना ही हमें इस तरीके से फ्री फूड या कांस्टेंट अटेंशन की हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती है। हम जो चाहते हैं, जो हमारी डिज़ायर है, वो ओपन लैंड एंड ब्लू स्काईज की है। दिस इज़ नॉट द लाइफ एनी एनिमल शुड बी लिविंग, इस तरीके की ज़िंदगी कोई भी जानवर नहीं जीना चाहिए। और लीस्ट ऑफ ऑल, मतलब कम से कम हम जैसे जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, जो फ्री स्पिरिटेड हैं, जो अपने मन से काम करने वाले, एकदम मत वाले हैं, हम तो बिल्कुल भी ऐसे नहीं, मतलब एकदम कंस्ट्रेन होके हम नहीं जी सकते।
हम कहाँ से बिलोंग करते हैं? डेंस फॉरेस्ट से, रेन फॉरेस्ट से बिलोंग करते हैं, अफ्रीका के। वी वंस एक समय था जब हम लोग फ्रीली घूमा करते थे। रोम का मतलब ऐसे ही अपनी मर्जी से घूमना विदाउट एनी पर्पस। ग्रेस करना मतलब चरना, हम फ्रेश लीव्स एंड रूट्स को चरा करते थे। और हम एक क्लोज निट हर्ट्स के अंदर में मतलब एक क्लोज ग्रुप बना के हम लोग रहते थे, जिसमें हम एक जीवन भर का एक अपना बॉन्ड हम क्रिएट करते थे अपनी खुद की कम्युनिटी के साथ में। आई डोंट अंडरस्टैंड सैड सुंदरी। सुंदरी कहती है मुझे ये सब समझ में नहीं आ रहा है। मेरे तो यहाँ पे जितने भी फ्रेंड्स हैं मैं उन सब से प्यार करती हूँ। यहाँ पे जो लव है ये वर्ब का काम कर रहा है। आई आप जानते हैं प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो वर्ब प्लूरल हुआ। आप समझ पा रहे हैं ना, जैसे लव है, केयर है, ये आपके वर्ब भी होते हैं, नाउन भी होते हैं, है ना? यस डेफिनेटली जो मंकीज हैं, डियर्स हैं और जो बाकी सारे एनिमल्स हैं वो वर्दी फ्रेंड्स हैं। जो आपकी चांदी है वो उसकी बात से अग्री करती है। छोटा सा देखो यहाँ पे वाई खत्म हो रहा है लेकिन इसके पहले वोवल आ रहा है तो हमने सीधा एस लगा दिया। और अगर यहाँ पे वाई पे खत्म हो रहा है और यहाँ पे कॉन्सोनेंट आता है तो ये वाई को हटा के आई और ई एस लगाते। लेकिन देयर इज अनदर जॉय, एक अलग ही प्रकार का जॉय होता है अपने खुद के जो काइंड हैं, अपने जैसे जो लोग हैं, अपने जैसे जो एनिमल्स हैं उनके साथ में कनेक्ट होने में एक अलग ही प्रकार का जॉय होता है। इन द पास्ट, तो अब ये अपनी पास्ट की आपकी स्टोरी सुना रहे हैं। तो फिर जो उसके पेरेंट्स होते हैं वो उसको एक स्टोरी बताते हैं जो शुरू होती है, बिगेन वर्ब का सेकंड फॉर्म है। लॉन्ग लॉन्ग है वो, बहुत बहुत पहले, इवन बिफोर, जब उसके ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स का भी जन्म नहीं हुआ था। आई हैड ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, ओ मेरे पास में ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स भी थे। बता देना जरा, यहाँ पे हैड जो है ये कौन सा है? मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। और अगर नहीं समझ में आया हुआ होगा, नहीं अभी भी कंफ्यूजन हो रहा है, तो वो जो हैज हैव हैड वाली वीडियो है उसको देख लेना, वहां से आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी। ऐसा सुंदरी कहती है, ओ मतलब मेरे पास ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स भी थे। इट डोंट ऑन हर, फिर उसको ऐसा अपीयर होता है, उसको ऐसा समझ में आता है कि शायद वो मिस कर रही है एक्चुअली में वो एक स्पेशल बॉन्ड जो सिर्फ और सिर्फ वो अपनी खुद की कम्युनिटी के साथ में फॉर्म कर सकते हैं, बना सकते हैं। उसकी आंखें एकदम चौड़ी हो जाती हैं। वाइड जो है आपका, ये क्या है? वाइड आपका एडजेक्टिव है। पर जब हम एडजेक्टिव से हम इसको वर्ब फॉर्म में चेंज करना चाहते हैं तो हम उसमें ई एन लगा देते हैं। बट वाइड में आप देखोगे तो ऑलरेडी ई पे खत्म हो रहा है तो हमने एक ई एन लगा दिया, ये हो गया वर्ब। अब हमें इसका सेकंड या थर्ड फॉर्म बनाना था तो हमने ई डी लगा दिया, सेकंड हो गया। यहाँ पे समझ में आ रहा है, कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, वही वाइड का ही ये सेकंड फॉर्म बना हुआ है, वाइडेंड। जब उसके पेरेंट्स एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे एक समय पे 175 स्पीसीज हुआ करते थे प्रोबोसीडियन ऑर्डर में, और उसी ग्रुप में उसके जो हर्बीवोरस कौन होते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ हर्ब्स को खाते हैं, या जो वेजिटेरियन होते हैं, जो सिर्फ आपके शाकाहारी होते हैं। जिसमें आपकी उसकी खुद की फैमिली थी जिससे वो बिलोंग करते थे, और वो फैमिली क्या थी? एलिफेंटाई, एलिफेंट, एलिफेंटाई, ठीक है। आगे, द वूली मेमोथ। मेमोथ का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो बहुत बड़ी है, जो ह्यूज है, कोई चीज़ जो बहुत लार्ज है, बहुत वास्ट है, ठीक है। वूली मतलब ऊन के जैसे, अगर आप पिक्चर सर्च करेंगे तो आपको दिखाई देंगे। वो तो अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, गायब हो चुके हैं, किसकी वजह से? वार्मिंग क्लाइमेट, क्लाइमेट में जो गर्मी आ रही है, ह्यूमन जो हंट कर रहे हैं, एंड हैड ऑल्सो बिलोंग टू द सेम फैमिली। तो ये जो वूली मेमोस थे ये भी हमारी ही सेम फैमिली से बिलोंग किया करते थे। लेकिन सारे के सारे जो स्पीशीज थे वो इतने माइटी जायंट नहीं थे। वो माइटी मतलब इतने पावरफुल बड़े बड़े नहीं थे वो। जायंट मतलब बहुत बड़ा होना, ह्यूज होना। जायंट इज ऑल्सो द सिनोनिम ऑफ दिस मैमोथ। Some proboscideans were the size of foxes and boars and didn't even have a trunk, added चांदी। तो कुछ जो इनके प्रोबोसीडियन मीन्स जो उनके पूरा एक ग्रुप को बता रहे होते हैं, उनके पूरे एंसेस्टर्स को बता रहे होते हैं। वो तो कुछ इस साइज के थे, वो फॉक्स और बोर्स की साइज के थे। फॉक्स मतलब लोमड़ी, और बोर जो होता है मेल पिग होता है, वो उसकी साइज थे। और उनके पास में तो इवन ट्रंक्स भी नहीं था, मतलब जो सूंड थी वो भी नहीं थी। फिर वो कहती अरे अरे फिर क्या हुआ? ईगरली मतलब बहुत एक्साइटेड हो गए, तो फिर कैसे, क्या हुआ फिर? तो इट वॉज इम्पॉसिबल टू इमेजिन डूइंग समथिंग एनीथिंग विदाउट अ हैंडी ट्रंक टू फिल विद वाटर और फॉर अ बाथ एंड लिफ्ट टाइनी पीनट्स आउट ऑफ चिल्ड्रंस हैंड। तो अब आगे क्या बोलते हैं? तो ये चीज़ फिर आगे इम्पॉसिबल हो जाती है ना,
अगर हम कोई भी काम कर पाएँ हमारी विदाउट हैंडी ट्रंक के, हैंडी का मतलब होता है कोई चीज़ जो आपके लिए बहुत कंफर्टेबल है, वो एकदम यूज़फुल है वो चीज़ आपके लिए, है ना? अगर हमें पानी भरना हो नहाने के लिए तो हमारी ट्रंक का इस्तेमाल होता है, अगर एक छोटा-सा भी मूँगफली का दाना अगर हमें किसी बच्चे के हाथ से उठाना होता है, तो वहाँ भी हमारा ट्रंक का इस्तेमाल होता ही है। ठीक है? फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद जो हमारी ट्रंक्स थी वो इवॉल्व हुई, वो चेंज होती गई एज़ अ रिज़ल्ट ऑफ द फीडिंग बिहेवियर ऑफ आवर एंसेस्टर्स who grazed in the open grassland and needed a functional tool to grasp food, exclaimed हीरा। तो आगे हीरा जो उसके फादर हैं वो क्या एक्सप्लेन करते हैं कि फिर जो ट्रंक थी वो इवॉल्व होती गई, वो चेंज होती गई, उसमें बदलाव आते गए। जैसे फीडिंग बिहेवियर हमारे एंसेस्टर का बदलता गया, जो ओपन ग्रासलैंड्स में ग्रेज़ किया करते थे, चरा करते थे, और फंक्शनल टूल टू ग्रास्प फूड। आप एक बार सर्च करना, तो आपको दिखाई देगा कि जो उनकी पहले शेप एंड साइज़ था, वो ये स्पेशली आपको एरिया डिफरेंट दिखाई देगा। लेकिन बट नाउ द नंबर ऑफ एलिफेंट स्पीशीज रिमेनिंग इज़ फ्यूअर देन द नंबर ऑफ टोज़ ऑन वन ऑफ योर फीट। शी एडेड दैट आगे बट नाउ लेकिन अब जो नंबर ऑफ एलिफेंट स्पीसीज हैं, जो एलिफेंट की जो स्पीसीज हैं, जो एलिफेंट की जो प्रजातियां हैं जो रह गई हैं, अब वो बहुत कम है, इतनी कम है जितना तुम्हारे पैर में जो उंगलियां हैं, है ना? तो जितने तुम्हारे पैर में जो उंगलियां हैं ना, उससे भी कम अब एलिफेंट की स्पीसीज रह गई हैं। शी एडेड द कंपटीशन फॉर फूड एंड ह्यूमन एंक्रोचमेंट ऑन एलिफेंट हैबिटाट्स वर थ्रेटनिंग देयर एग्जिस्टेंस। आगे वो क्या कहते हैं कि जो अब खाने के लिए कंपटीशन है और जो ह्यूमन एंक्रोचमेंट कर रहे हैं एलिफेंट की हैबिटाट्स के ऊपर में, मतलब ह्यूमंस जो हैं वो एंक्रोच करना मतलब किसी को ज़बरदस्ती उसका कब्जा करना। जो आप जानते हैं फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट को आप एंक्रोच करके उसके ऊपर बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं। इससे क्या हो रहा है कि जो जानवर हैं उनके एग्जिस्टेंस पे एक्चुअली में खतरा आ रहा है। वो एक्सटेंट हो जा रहे हैं या वो एक्सटेंट होने की आपकी लाइन पे आ जा रहे हैं। तो सुंदरी ग्लैंस डाउन, ग्लैंस मतलब किसी चीज़ को देखना, झाँकना, एक नज़र उस पे देखना। तो वो जो अपनी टोज़ है, अपना जो पैर की उँगलियाँ हैं, उन पे एकदम देखती है, एकदम शॉक में, एकदम सरप्राइज़ होके कि सच में इतने कम स्पीशीज़ बचे हैं एलिफेंट के। और फिर जो उनकी कहानियाँ हैं, उसको वो एकदम ऑ स्ट्रक होके सुनती है। ऑ स्ट्रक मतलब एकदम आप उस चीज़ में एकदम मतलब घुस जाते हैं। आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, एकदम एक जैसे कोई एक ऐसी स्टोरी है जिसमें आप वॉव! ऐसा कुछ होता है, एकदम अमेज़्ड होते हैं, सरप्राइज़्ड होते हैं, शॉक्ड होते हैं, इस तरीके की फीलिंग आपके अंदर होती है। जैसे उसके जो पेरेंट्स हैं वो जो उसको एक फ़ैसिनेटिंग मीन्स जो इंटरेस्टिंग स्टोरी बता रहे थे उसको उनके एंसेस्टर्स के बारे में। द फर्स्ट स्पीशीज़ ऑफ एलिफेंट अपीयर्ड मिलियंस ऑफ ईयर अगो। तो जो पहला स्पीशीज़ थी जो एलिफेंट्स की जो अपीयर हुई थी, जो आपकी आई थी, वो बहुत साल पहले आई थी, फार अवे इन द ब्यूटीफुल डेंस रेन फॉरेस्ट इन अफ्रीका। फार अवे मीन्स बहुत दूर, कहाँ पर? जो ब्यूटीफुल डेंस रेन फॉरेस्ट है अफ्रीका के। फिर सुंदरी क्या नोटिस करती है? वो नोटिस करती है कि नोटिस्ड हर पेरेंट्स आइज़, वो अपने पेरेंट्स की आँखों को देखती है, जो आँसुओं से भर जाती है, जब वो याद कर रहे हैं अपनी वो मैग्निफिसेंट मीन्स वो एकदम भव्य वो जो लाइफ़ अपने एंसेस्टर्स की, जो एकदम डिफरेंट लाइफ़ है उनकी लाइफ़ के कंपेयर में, जब वो उसको याद कर रहे होते हैं, तो उसकी उनकी आँखों जो आँसू से भर जाती हैं, ये चीज़ वो देखती है। And it was evident, it was clear that they long means they desire, they have craving to go back to their homeland, कि उनके अंदर वो डिज़ायर है कि वो घर वापस जा सके। हर पेरेंट्स हैड ऑलवेज बोस्ट करना मतलब किसी चीज़ के बारे में सेखी मारना, उसकी बहुत एक्स्ट्रा तारीफ करना, कि जो एलिफेंट हैं वो ब्रिलियंट, उनके पास में कैसा ब्रेन होता है, ब्रिलियंट ब्रेन होता है, मीन्स वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। तो सुंदरी डिसाइडेड टू पुट हर ओन ब्रेन्स टू यूज़। तो अब सुंदरी ने डिसाइड किया वो अपने खुद के ब्रेन का इस्तेमाल करेगी। व्हेन शी टोल्ड देम अबाउट हर प्लान, जब उसने टोल्ड देम किसके लिए आया? अपने पेरेंट्स के लिए आया है। जब वो अपने पेरेंट्स को अपना प्लान बताती है, नॉट ओनली डिड दे एग्री दैट इट वाज डूएबल बट वर ऑल्सो सरप्राइज दैट इट हैडंट अकर्ड टू देम इन ऑल दीज ईयर्स। तो नॉट ओनली, ना ही सिर्फ उसके जो पेरेंट्स होते हैं वो उसकी बात को लेके अग्री करते हैं कि हाँ ये जो प्लान है ये डूएबल है, इसको किया जा सकता है,
बल्कि वो सरप्राइज़ भी होते हैं कि ये जो प्लान है इतने सारे सालों में उनके दिमाग में क्यों नहीं आया। तो लेट्स सी क्या एक्शन प्लान बनाया है सुंदरी ने। तो नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह जो आपके जू अटेंडेंट होते हैं जब वो आते हैं उनको फीड करने के लिए टू 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 के बाद हमेशा जो वर्ब आती है वो अपने फर्स्ट है। सेम इन द एलिफेंट एनक्लोजर मीन्स जो एलिफेंट का एनक्लोजर है जहाँ पे एलिफेंट को बंद करके रखा हुआ है तो वहाँ पे वो उनको उनका खाना खिलाने के लिए आते हैं और जो तीनों के तीनों एलिफेंट्स हैं वो एकदम तैयार हैं अपने सुपर प्लान के साथ। लेट्स सी क्या है सुपर प्लान। वाई आर यू ऑल क्राइंग, आप सब लोग क्यों रो रहे हैं, अटेंडेंट ने पूछा जब उसने नोटिस किया कि डीप डार्क आपका रिव्यूलेंट का मतलब होता है एक नाला नाला जैसे पानी जब बहरा होता है तो पानी बहने के लिए एक आपका पैसेज होता है ना। और अगर आपने गांव में जैसे यहाँ पे कुआं है तो आपका फिर यहाँ खेत है तो खेत में पानी कैसे जाता है इसको क्या कैसे करके बना देते हैं ना, ये भी आपका हो जाएगा। तो वो नोटिस करता है कि उनके गाल से आंसुओं की धारा बह रही है। तो सुंदरी सुंदरी विश करती है शी कुड टेल हर बट कुड ओनली होप द ह्यूमन वुड अंडरस्टैंड। तो वो विश करती है कि काश वो जो उसकी अटेंडेंट है वो उसको बता पाती, लेकिन कुड ओनली होप लेकिन वो सिर्फ यही उम्मीद कर सकती है कि जो ह्यूमन है वो उनकी भावना की रियल फीलिंग को समझे। द अटेंडेंट सम्मन्ड सम्मन्ड मतलब बुलाना किसी जैसे आपको पुलिस ने सम्मन किया होता है मतलब कोर्ट ने सम्मन किया है मतलब कोर्ट ने उसको बुलाया है। फिर जो अटेंडेंट हैं वो आपके जो आपके वेटेरिनेरियन हैं जो डॉक्टर है उसको बुलाते हैं जो चेक करते हैं एनिमल को किसी बीमारी के लिए कोई इंजरी तो नहीं होगी। उसके बाद वो ऐसे अपना गर्दन हिलाते हैं और कहते हैं, नहीं कोई भी चिंता की बात नहीं है, नथिंग टू वरी अबाउट मतलब चिंता की कोई भी बात नहीं है। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं, जो एलिफेंट हैं दे स्टक टू देयर प्लान, वो अभी अपने प्लान पे ही एकदम अड़े हुए हैं। विच ऑल्सो इंक्लूडेड अ हंगर स्ट्राइक, और उस प्लान में हंगर स्ट्राइक भी है कि भूखे रहना है, भूख हड़ताल करनी है, खाना नहीं खाने का है। ऑल्दो हालांकि रिफ्यूजिंग टू ईट द डिलीशियस फूड दैट वाज ऑफर्ड टू देम मेड देम फील वीक। हालांकि कि वो डिलीशियस एकदम स्वादिष्ट खाना खाने से इनकार करना जो उनको दिया जा रहा था तो इस चीज़ ने उनको थोड़ा सा कमज़ोर बना दिया था, टायर्ड थका थका दिया था। लेकिन वे लोग जानते थे कि दिस वाज द ओनली वे टू गेट द अटेंशन ऑफ द हायर अथॉरिटीज़। बट वो जानते थे कि सिर्फ यही एक तरीका है जिससे उनको हायर अथॉरिटीज़ की अटेंशन मिल सकती है। देन वन डे फिर एक दिन बहुत सारे इंपॉर्टेंट पीपल होते हैं जो आपके वहाँ पे विजिट करते हैं, जिसमें से आपके एनिमल एक्टिविस्ट होते हैं, एलिफेंट एक्सपर्ट्स होते हैं, जू ऑफिशियल्स होते हैं। फिर वो जो एलिफेंट इंक्लोजर हैं वहाँ पर खड़े होकर सोचते हैं उनके भविष्य के बारे में। डेलिब्रेटिंग मीन्स थिंकिंग ऑन देयर फ्यूचर कि अब इनका क्या किया जा सकता है। सुंदरी हु वॉज लिसनिंग ईगरली मतलब बहुत उत्सुकता से उनकी बात सुन रही थी और क्विकली रियलाइज व्हाट द आउटकम वुड बी, और फिर उसने क्विकली बहुत तेजी से वो बात समझ ली कि क्या आउटकम आ सकता है। फिर बाद में उन लोग के द्वारा क्या डिसाइड किया जाता है, फॉर द सेक ऑफ देयर मेंटल एंड फिजिकल वेल बीइंग द थ्री होम सिक एलिफेंट्स वुड बी रीलोकेटेड टू देयर नेचुरल हैबिटाट इन अफ्रीका। तो क्या डिसाइड किया था, फॉर द सेक ऑफ मीन्स इस उनके मेंटल एंड फिजिकल वेलबींग के वास्ते ना, इतना भगवान के वास्ते मुझे छोड़ दे तो फॉर द सेक ऑफ उनकी मेंटल एंड फिजिकल वेलबींग के वास्ते जो तीनों होम सिक एलिफेंट्स होते हैं उनको रिलोकेट कर दिया जाता है उनके नेचुरल हैबिटाट में अफ्रीका में। When they were released into the forest of Africa, Sundari set foot in her homeland for the first time. तो जब उनको रिलीज कर दिया जाता है अफ्रीका के जंगलों में तो जो सुंदरी है वो पहली बार अपने होमलैंड में आती है और वो रियलाइज करती है, वो समझती है वाई क्यों despite all the love and tender care of the zookeepers, her parents couldn't forget their real home. तो despite means के बावजूद, despite means के बावजूद, सारे प्यार और टेंडर केयर का मतलब होता है जब आप किसी को बहुत नाजुक तरीके से बहुत उसको बहुत ध्यान से आप उसकी देखभाल करते हैं। तो जू कीपर्स कितने प्यार और टेंडर केयर के बावजूद कि जो उसके पेरेंट्स थे वो अपने रियल होम को क्यों नहीं भूल पा रहे थे। कुड क्या है आप जानते हैं, मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब का बेस फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म ही आता है।
यहाँ फॉरगेट हमने इसीलिए लगाया, फॉरगॉट हमने नहीं लगाया। सुंदरी महसूस करती है, फेल्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म। समथिंग शी हैड नेवर फेल्ट बिफोर, वो कुछ ऐसा महसूस करती है जैसा उसने पहले कभी नहीं किया था, और वो था फ्रीडम। दे वर फाइनली फ्री टू रोम द वाइल्ड लैंड्स लाइक दे वंस डिड। अब वो लोग फाइनली फ्री थे उस वाइल्ड लैंड को रोम करने के लिए, वहां पर घूमने के लिए, जैसा वो पहले किया करते थे। अब ये जो स्टोरी है ये कम्प्लीटली फिक्शनल है, मतलब ये एक मनगढ़ंत है, इसका कोई भी रियलिटी से संबंध नहीं है। तो जो यहाँ पे राइटर है उन्होंने किसी भी तरीके का कोई रिस्क लेना नहीं किया। सॉरी। तो ये थी हमारी स्टोरी। आई होप कि आपको समझ में आई होगी, काफ़ी इंटरेस्टिंग रही होगी। तो अब आपको क्या करना है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है, वहाँ पे मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगी। अगर मैं नहीं करती हूँ तो मुझे मैसेज करके याद दिला देना। और क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। हाइप वाला ऑप्शन है भाई, उसको दबा दिया करो और ध्यान रखो। और इसको एक बार सेल्फ रीड करना, और इससे ना एक और होमवर्क मैं आपको देती हूँ। इस पूरी स्टोरी में से सिर्फ 5 वर्ब उठाएंगे आप, और उन 5 वर्ब्स के आप पांचों फॉर्म आप लर्न करेंगे। ये आज का एक इम्पॉर्टेंट टास्क है आप लोगों के लिए। इसीलिए मैंने आज स्पेलिंग्स नहीं रखी थी, क्योंकि आज एक बड़ी स्टोरी थी। तो इसमें मेरा टारगेट यही था कि आज आप वर्ब के ऊपर फोकस करेंगे, तो 5 वर्ब्स उठाएंगे, उन 5 के पांचों फॉर्म्स को आप लर्न करेंगे और कमेंट में मुझे बताएंगे, ताकि मुझे भी तो पता चले कि आपने क्या लर्न किया है। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। और जितना काम दिया जाता है हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज़ उसको कर लिया करो। अगर तुम मेरे सामने बैठे होते ना ऑफलाइन में, तो तुमको बताती मैं किससे माल लगाई जाती है। चलो अपना ध्यान रखो और अच्छे से पढ़ाई करो। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।